हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिवल इंडिया का पोर्शन। ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिस्ट्री का पोर्शन इंक्लूडेड है सिलेबस में, उनके लिए हेल्पफुल है। साथ में ये उनके लिए भी हेल्पफुल है जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ये उनके सिलेबस में है और साथ में ये कॉमन सिलेबस हमें देखने को मिलता है कि थर्ड सेम ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स थर्ड सेम के जो स्टूडेंट हैं ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं नासरीन, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीबी कॉलेज आसनसोल। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन से ही यहाँ पर समझ रहे हैं कि आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने गुलाम वंश और उससे पहले अरब आक्रमण, दो वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिया है। अब हम खिलजी वंश पर आते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना किस क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है? तो खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति अपने आप में एक टर्म है। कई बार ये भी क्वेश्चन रहता है कि खिलजी क्रांति क्या है या आप खिलजी क्रांति से क्या समझते हैं। तो खिलजी क्रांति क्या है? एक्चुअल में खिलजी वंश की स्थापना है, लेकिन उसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं जो हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो जब खिलजी वंश की स्थापना हुई, ठीक है, तो सत्ता किनके हाथ में आ गई? खिलजी जो थे वो बेसिकली कुलीन तंत्र से बिलोंग नहीं करते थे। जैसे देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, खिलजियों के हाथ में सत्ता आने से सत्ता में कुलीन तंत्र का बोलबाला कम हो गया, क्योंकि ये साधारण वर्ग के लोग थे, या अफगान थे, या फिर हिंदुस्तानी मुसलमान थे, या उच्च घर के तुर्क जो थे, रॉयल फैमिली से होते थे, वो ये नहीं थे। तथा सत्ता कुलीन तुर्कों के हाथों से अब किनके हाथों में आ गई थी? निम्न वर्गीय तुर्क, अफगान व हिंदुस्तानी मुसलमानों के हाथ। हिंदुस्तानी मुसलमान मीन्स यहाँ के जो मुसलमान थे। और खिलजी वंश की स्थापना हुई, जिसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक गद्दी पर बैठा? जलालुद्दीन खिलजी 1209 से 1290 से 1296। यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख लें कि ये जलालुद्दीन खिलजी है, तो खिलजी वंश का संस्थापक, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का संस्थापक था। 1290 में स्थापना की गई थी। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि 4 शासक हुए एक के बाद एक। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था? संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं, नवीन मुसलमान किसे कहा गया? देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था, उन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उनको अपने नियंत्रण में कर लिया और फिर उन्हें आदर सम्मान देकर एक जगह दी कि आप यहीं पर रहिए। तो ये जो मंगोल थे और उन्होंने जो अब जलालुद्दीन खिलजी से प्रभावित होकर या उनकी अधीनता स्वीकार करके इस्लाम धर्म में आ गए, तो वो अब क्या कहलाने लगे? यहाँ पे नवीन मंगोल। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, जलालुद्दीन के काल में मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो जलालुद्दीन ने उसे परास्त कर दिया, हरा दिया उसे। मंगोलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इन्हें ही नवीन मुसलमान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कैसे हुई? तो जलालुद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी, या हम ये कहें कि उनकी हत्या कर दी गई थी, उसी के भतीजे ने ही किया था जो आगे चलकर गद्दी पर बैठा। तो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु 1296 ईस्वी में उसके भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा धोखे से कर दिया गया था। और यही अलाउद्दीन अब आगे चल के बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पढ़े भी है पहले भी। तो अलाउद्दीन खिलजी जिसने बहुत सारे सुधार किए इतिहास में, इसके बहुत सारे काम हैं जो याद किए जाते हैं और इसके सुधारों को भी महत्व दिया जाता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर फिर कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना? वही क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी फिर गद्दी पर आता है और वो कब से कब तक शासन करता है? इसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, 1296 से 1316 ईस्वी तक उसने शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली गुरशास्प
किसके बचपन का नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरशास्प। किस सल्तनत शासक के काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका भी उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आंसर है इसका अलाउद्दीन खिलजी के काल में बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य के विद्रोह को दमन के लिए कौन से अध्यादेश जारी किए थे? अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था, वो जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए, जिसमें से 4 अध्यादेश प्रमुख हैं। जैसे कि नॉर्मली होता है कि राज दरबारों में जो बड़े बड़े सरदार होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो षड्यंत्र करने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो राजा को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा से ही होते आया है कि जो गिने चुने कुछ धनी अमीर कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं और जमाते भी हैं। इवन ये चीज़ प्रेजेंट टाइम में भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। देख लीजिए ये 4 अध्यादेश कौन कौन से हैं। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर उसे खालसा भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। बहुत सारे जो अमीर थे, जो बहुत ज़्यादा ही धन संपत्ति इकट्ठा हो गया था जिनके पास, वो आगे चलकर राज्य के लिए या फिर सुल्तान के लिए खतरे का कारण बन सकते थे। तो उसने क्या किया, सभी भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। यहाँ पर एक टर्म आया है खालसा भूमि, आप इसे समझ लीजिए। खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि वो भूमि होती है जो बेसिकली इसे हम राज्य की भूमि बोल सकते हैं कि अब वो राज्य का उस पर हिस्सा हो गया और इस पर जो भी कर वसूल किया जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो कर जाएगा राज्य को। मतलब इस पे जितना भी पैसा या आय या इनकम होगा वो किसको मिलेगा, राज्य को मिलेगा। तो सबसे पहला काम उसने यही किया, इससे अमीरों की कुछ जो पोजीशन थे या जो पावर थे उसमें कमी आई। दूसरा था कि गुप्तचर प्रणाली को गठन किया। गुप्तचर प्रणाली मीन्स वही जासूस वगैरह जो भी होते हैं, जो हर समय काम करते हैं, हर राजा के काल में, प्रेजेंट टाइम में भी, क्योंकि गुप्तचर प्रणाली स्ट्रांग रखने से उसे पता चल जाता था कहाँ कौन सी चीज़ें चल रही है, कहाँ कौन विद्रोह करने का सोच रहा है। अगर किसी विद्रोह का उत्थान हो रहा है या कोई विद्रोह किया जा रहा है तो उसे आसानी से दबाया जा सके। नेक्स्ट फिर है दिल्ली में मद्य निषेध। उसने शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद है अमीरों के परस्पर मेल मिलाप एवं उत्सवों का रोक। अमीर लोग जब बड़े बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे या एक जगह मिलते थे तो ऐसे ही मौके पर ज़्यादातर ये षड्यंत्र का जो खेल रचा जाता था। तो उसने इस पर रोक लगाने के लिए ये किया था कि बड़े बड़े उत्सवों पर उसने रोक लगा दिया, मेल मिलाप पर रोक लगा दिया, और अगर किसी को मिलना भी होता था तो परमिशन लेना होता था। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने स्थिति को या अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए किया था। नेक्स्ट है मलिक काफूर कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मलिक काफूर ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री में। मलिक काफूर जो था वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका सेनापति था और इसे गुजरात विजय के समय प्राप्त किया गया था। अगर आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी पे जो मूवी आई हुई थी कुछ दिन पहले, अगर वो देखा होगा तो उसमें भी मलिक काफूर का जिक्र है। उसका एक कैरेक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय कब किया? अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे विजय हैं, बहुत सारे विजय अभियान उसने किए थे। गुजरात, मारवाड़ और भी बहुत सारे क्षेत्र, मालवा, ये सारे क्षेत्र पर उसने विजय किए थे। कम से कम 6-7 तो उत्तर भारत में ही थे, फिर दक्षिण भारत में भी उसने विजय किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि गुजरात विजय उसने कब किया? तो 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में उसने गुजरात विजय किया और उस समय वहाँ का शासक कौन था? राजा करण था। इसे राय करण के भी नाम से जाना जाता है, अगर आप करण भी याद रहे तो भी सही है। तो 1299 ईस्वी में करण के विरुद्ध में। बाजार सुधार की नीति किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही फेमस है कि बाजार सुधार या बाजार नियंत्रण भी हम इसे कहते हैं। बाजार नियंत्रण की नीति, ठीक है, कि बाजार जो था उसको नियंत्रित किसने किया था सबसे पहली बार, या बाजार नियंत्रण की जो नीति थी, बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई? तो वो हो गया अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी एक तरह से समझ लीजिए ये टाइटल है या उपाधि है। इस किसे कहा जाता था? तो मलिक काफूर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मलिक काफूर को, क्योंकि जब गुजरात विजय के समय इसके सैनिक तत्व या फिर इसके बल को देखकर
अलाउद्दीन खिलजी का जो उस वक्त गुजरात विजय के समय सेनापति था, वो काफ़ी प्रभावित हुआ था और इसे खरीदा था 1000 दिनार में। इसमें कुछ अलग बात उसे दिखा था, तो 1000 दिनार देकर खरीद लिया गया था, जो कि उस समय के टाइम में एक बहुत ही महंगा अमाउंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। तो इसीलिए उसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मलिक काफूर को। सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? तो इसका भी आंसर यही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर सबसे पहले आक्रमण इसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय में किस सेनापति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मलिक काफूर। दक्षिण विजय में अलाउद्दीन खिलजी का जितना भी सैन्य अभियान था, उस सैन्य अभियान का हेड या सेनापति जो था वो कौन था? मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक का नाम लिखे। बहुत सारे थे इनके दरबार में, लेकिन यहाँ पर मैंने अमीर खुसरो का नाम दिया है। अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर आप लोगों के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तूतीय हिंद या भारत का तोता? ठीक यही क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा उल्टा करके जस्ट दिया हुआ था। अगर आपने ये पढ़ा तो आराम से वो आंसर आप लोगों को कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज एक ही रहे। अगर आपको फैक्ट पता है कि कौन सी चीज़ें कैसे हुई हैं, तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का तोता, ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया या तूतीय हिंद कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजानुल फुतुह। ये एक पुस्तक का नाम है, खजानुल फुतुह या खजाइनुल फुतुह के लेखक कौन है? और इसमें किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? इस हर पुस्तक में कुछ ना कुछ उसका विषय वस्तु होता है, उसमें किसी चीज का वर्णन किया गया होता है, तो किसकी जानकारी मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा, लेखक है अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बरीद मुमालिक अधिकारी कौन था? बरीद मुमालिक एक अधिकारी का नाम है, ठीक है। तो किसे कहा जाता था बरीद मुमालिक, या बरीद मुमालिक का काम क्या होता था? तो जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसे ही हम क्या कहते थे? बरीद मुमालिक। अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही ये नियुक्ति की गई थी। किसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, मतलब इन कैश? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि पहले जागीरों में दिया जाता था, सामान के रूप में दिया जाता था। बेसिकली ज़्यादातर वेतन जो होता था सैनिकों को, वो जागीर के रूप में, जागीर दैट मीन्स जमीन दे दिया जाता था। उस क्षेत्र का जागीर दे दिया गया है कि वो जागीर आपका है, वहाँ से जो भी आय होगा, आय मतलब उससे जो भी कृषि हुई है, उससे जो भी टैक्स हो रहा है, वो टैक्स उस सैनिक को मिल जाएगा जिसके हाथ में वो जागीर है। तो वहां से वो लोग इस तरह से इनडायरेक्टली पैसा वसूल करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? नगद वेतन देना शुरू किया था। क्यों? ताकि सैन्य व्यवस्था में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे, सैनिकों को कोई परेशानी ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक रख सके। इस वजह से, क्योंकि मंगोल आक्रमण बहुत हो रहे थे, तो इसके कहीं ना कहीं जितने भी सुधार थे वो एक सैनिक सुधार से जुड़े हुए थे। स्थायी सेना को गठन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये भी हो गया अलाउद्दीन खिलजी। किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसके पास क्या रहे? स्थायी सेना रहे, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके बाह्य आक्रमण से। अगर कहीं बाहर से आक्रमण हो रहा है तो क्या कर सके? खुद को डिफेंस कर सके, कि वो खुद को डिफेंस कर सके। तो यही किया था उसने, एक स्थायी सेना का गठन किया, सेना को बहुत अच्छी तरह से मजबूत बनाया, उन्हें अच्छे से वेतन देने लगे, हर चीज़ की सेना को कोई नुकसान ना हो, सेना अच्छे से काम कर सके। और कई बार मंगोल आक्रमण हुए यहाँ पर, फिर भी उसका सामना बड़े ही पावरफुली किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की? ये भी जो प्रथा थी, ये भी कहीं ना कहीं सुधार था, एक तरह से करप्शन को दूर करने का, घुसखोरी को दूर करने का ये तरीका था कि घोड़े दाग दिए जाते थे कि कौन सा घोड़ा जो युद्ध में प्रयोग किया जा रहा है उस पर एक निशान लगा दिया जाता था। सरकारी घोड़ा जो होते थे उसको दाग देना मतलब निशान देना, एक स्टैम्प दे दिया जाता था कि एक ही घोड़े को 2 बार दिखाकर कोई सैनिक या कोई जागीरदार उससे फ़ायदा ना उठा ले, क्योंकि वो घोड़े दिखा दे रहे हैं दो, एक ही घोड़े को 2 बार दिखाकर वो पैसा ले लेते थे, लेकिन घोड़ा तो एक ही है, युद्ध में वो एक ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका अगर बार बार गलत तरीके से, बहुत सारे और भी बहुत सारे रीज़न थे जो चल रहे थे उस वक्त, उसे सुधारने के लिए उसने घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? जैसे अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण तो बहुत ही फेमस है, उसने जो मार्केट सिस्टम अपने समय में लागू किया था
तो बहुत सारी बुक में हमें इससे जानकारी मिलती है, लेकिन जो एक बुक है जिसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है वो है तारीख़ फ़िरोज़शाही, बर्नी की लिखी हुई ये पुस्तक है। और इसके अलावा भी और सारे बुक है जिसमें मिलता है, वो हो गया आपका खजाइनुल फुतूह, जो अभी हम लोग पहले ही देखें कि खजाइनुल फुतूह जो अमीर खुसरो ने लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिख रहा है तो उसके सुधारों के बारे में भी लिखा होगा। और साथ में इब्न बतूता का रहला, इब्न बतूता भी इसके बारे में लिखा है। आर्थिक मामलों की देख रेख के लिए अलाउद्दीन ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो जो भी आर्थिक मामले थे वो बाजार से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, बेसिकली बाजार नियंत्रण तो उसने किया ही था। तो दीवानी रियासत, ये क्या था? आर्थिक मामले की देखरेख करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? बहुत सारे आक्रमण थे उसके। यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं। पहला आक्रमण गुजरात पर किया उसने 1299 में। फिर 1301 में किया है रणथंभौर पर आक्रमण। उस समय वहाँ का शासक, जरूर से शासक का नाम भी देखते जाइए। रायकरण था गुजरात आक्रमण के समय, ठीक है। रणथंभौर जो है वहाँ का शासक कौन था? राणा हमीर देव। और आक्रमण कितना में किया है? 1301 ईस्वी में। फिर है चित्तौड़ पर आक्रमण, बहुत ही फेमस आक्रमण था ये। रतन सिंह 1303, ये भी जो अलाउद्दीन खिलजी पर मूवी आई है पूरा का पूरा उसी से रिलेटेड है कि रतन सिंह चित्तौड़ पर आक्रमण, जो उनकी महारानी थी किस तरह से जौहर कर ली, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के साथ वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटी, एक कहानी के रूप में इसे दर्शाया गया है। क्योंकि इसमें कुछ कुछ मतभेद भी है, लेकिन चित्तौड़ आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी का वो एक ऐतिहासिक रूप से फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है देवगिरी पर भी आक्रमण किया उसने। यहाँ पर देख लीजिए, चित्तौड़ के बाद उसने देवगिरी पर आक्रमण किया है। देवगिरी हम लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं कि दक्षिण भारत में। इसके अलावा उत्तर भारत में उसने और भी कुछ जगहों पर, मालवा वाले पोर्शन पर भी अधिकार किया था, आक्रमण किया था। लेकिन हम अब कुछ 4-5 नाम देखने के बाद अब हम लोग दक्षिण भारत का देख लेते हैं। देवगिरी दक्षिण में है ये, ठीक है। रामचंद्र देव के खिलाफ मलिक काफूर के सेनापतित्व में हुआ था। मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। पहला आक्रमण तो 1296 में हुआ, फिर 1307 में दूसरा आक्रमण हुआ। उसके बाद हम देखते हैं वारंगल, ये भी दक्षिण भारत में है, प्रतापरुद्र देव के विरुद्ध में 1309 ईस्वी में। ये सारे जो डेट्स है, कुछ कुछ नाम शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आए तो आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखा यहाँ पर कि 4 रूलर आए, एक बार इसको अच्छे से आप लोग याद रख लीजिए तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाद फिर हम देखते हैं कौन आया? मुबारक शाह खिलजी। कौन है? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह के बाद कौन है? मुबारक शाह के बाद खुसरो शाह, ठीक है। मुबारक शाह के बाद खुसरो शाह। ये जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि मुबारक शाह खिलजी के बाद खुसरो शाह है, यानी 4 रूलर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वो भी कब से? 1290 से 1320। तो लगभग 30 वर्ष का खिलजी वंश का शासन रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे मेडिवल के नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।